Hello student, in this video we will learn about the bonding in coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है, कैसे उनका नेम देते हैं। आगे भी हम और भी अभी नेम के बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। तो बॉन्डिंग किस तरह से होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे जनरली हमने ये भी पाया कि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है और इसको उनके बॉन्डिंग और उनके स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझाया गया वर्नर्स के द्वारा। तो अल्फ्रेड वर्नर एक स्विस केमिस्ट थे जिन्होंने सिंपल जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी फ़िज़िकल, केमिकल या फिर दूसरे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कंडक्टेंस मेजरमेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, उन्होंने और उनके आइसोमेरिक बिहेवियर की स्टडी किया और उस आधार पर कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को समझाने का, उनके बॉन्ड को समझाने का उन्होंने कोशिश किया। तो 1892 में उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया था, लेकिन जो वर्नर्स के एजम्पशंस थे, थ्योरी थी, वर नॉट बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन, वह थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन पर बेस्ड नहीं थे। तो इस तरह से ये सबसे पहले, फिर वर्नर के बाद फिर उसमें कुछ और भी एडवांसमेंट हुआ थ्योरी में। इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी, इस तरह से फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो डिफरेंट तरह की थ्योरी दी गई। तो हम सबसे पहले लेकिन पढ़ेंगे यहाँ पर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, क्योंकि उन्होंने सबसे जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ और बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये उन्होंने 1893 में ये दिया था, जबकि उनका 1892 में भी काफ़ी वर्क जो है काफ़ी करेक्ट हो चुका था। तो सबसे पहले है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वर्नर इन 1893, और उन्होंने ही प्रिपेयर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड स्टडीड देयर फिजिकल, केमिकल एंड आइसोमेरिक बिहेवियर बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के द्वारा उन्होंने उनके फिजिकल, केमिकल और आइसोमेरिक बिहेवियर की स्टडी की, और इसके लिए उन्होंने कोबाल्ट के कंपाउंड को सेलेक्ट किया, उसको चूज़ किया। ही आइसोलेटेड कोबाल्ट कंपाउंड्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में उन्होंने रिएक्शन कराया और इस तरह से उन्होंने डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स ऑब्टेन किए। तो उसमें से जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अर्लियर जो स्टडीज़ ऑफ कोबाल्ट हुआ, तो सबसे जैसे एक था प्रेसिपिटेशन स्टडी, एक रिएक्शन थी, कौन सी? प्रेसिपिटेशन स्टडी। इन्होंने इसके बारे में काफ़ी दिया, इसी के आधार पर काफ़ी स्ट्रक्चर्स के भी उन्होंने बनाने में कामयाब हुए। तो नंबर ऑफ आयंस जो है फर्निश्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स इन ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इन्होंने जैसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया और वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिएक्शन कराया किसके साथ? कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के जो कॉम्प्लेक्स थे। पहले कोबाल्ट क्लोराइड लिया और अमोनिया, दोनों के रिएक्शन कराए। दोनों के रिएक्शन से उन्हें जो कॉम्प्लेक्स मिले, उस आधार पर उन्होंने फिर क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स को प्रेसिपिटेशन किया कि आखिर इसमें से कितना मोल कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इसके लिए जैसे उन्होंने एक कंपाउंड लिया COCl3.6NH3 व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यहाँ पर जो है एक्सेस क्वांटिटी में लिया और फार्मूला था COCl3.6NH3। तब उनको जो है यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट मिला वो 3AgCl, ये वाइट PPT होता है सिल्वर क्लोराइड का। कितने मोल मिले? 3 मोल। हम जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जानते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड्स वो बीचों बीच में होते हैं, और इसके बाहर में ही प्राइमरी वैलेंसी या काउंटर आयन होते हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में तीनों के 3 क्लोरीन आयोनाइजेबल थे। आयोनाइजेबल होने के कारण ही वह सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया और AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाया। तो एक्सिस में हम लेंगे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, तभी हमें यहाँ पर ये AgCl मिलेगा, और ये कितना मिल गया? 3 मोल मिला। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा कंपाउंड लिया, इस तरह से था COCl3.5NH3। ये C मतलब कोबाल्ट क्लोराइड है .5NH3, यहाँ जबकि 6 थे। इसको भी एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में उन्होंने ऐड किया, रिएक्शन कराया। तब ये पाया कि यहाँ पर जो हमें
कॉम्प्लेक्स वो वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2AgCl मिला, जबकि यहाँ पर 3 क्लोरीन है। इसका मतलब है कि 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल है जबकि 1 क्लोरीन नॉन आयोनाइजेबल पार्ट में चला गया। मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के 2 क्लोरीन बाहर थे जबकि 1 क्लोरीन अंदर था। तो इस तरह से यहाँ पर कितना मिला, सिर्फ 2AgCl, जबकि इसी तरह का कंपाउंड था लेकिन यहाँ 6NH3, तब हमें यहाँ पर 3AgCl मिला। फिर उन्होंने इसी तरह से और भी दूसरे कंपाउंड्स लिए, जैसे COCl3 डॉट, जब 4NH3 लिया और इसको भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंबाइन किया तब सिर्फ जो है 1AgCl मिला। मीन्स एक ही क्लोरीन आयोनाइजेबल है 3 में से। और जब उन्होंने कंपाउंड को इस तरह से चूज़ किया COCl3 डॉट 3NH3 और इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंबाइन किया तब नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन दोनों तरीके से बिहेव करता है। एक तो वह कुछ पार्ट उसका कभी आयोनाइजेबल हो जाता है जबकि दूसरा वाला नॉन आयोनाइजेबल भी रहता है। तो ये उन्होंने प्रेसिपिटेशन स्टडी किया, प्रेसिपिटेशन के आधार पर जो है काफ़ी कुछ उनको नॉलेज यहाँ से मिल पाया कि आखिर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 तरीके से लिगेंड्स जो है वर्क करते हैं। एक आयोनाइजेबल के तरीके से भी हिस्सा हो सकता है उसी लिगेंड का, और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजेबल पार्ट भी वही हो सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इस तरह से आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा COCl3.5NH3, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो कितने मोल प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिलेगा। तो इनको देख लीजिए, यहाँ पर COCl3.6 है तब 3 मिलेगा, .5 है तो 2AgCl, 4 है तो 1 मोल, और नहीं तो कोई भी नहीं मिलेगा यदि COCl3.3NH3 है। मीन्स इसमें 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया 6 लिगेंड्स हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थे। मीन्स वो नॉन आयोनाइजेबल हैं। 6 से संख्या जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है वो आयोनाइजेबल पार्ट में पहुंचता गया। इसी तरह से उन्होंने एक दूसरे रिएक्शन के बारे में, दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ था उसको यूज़ किया, कंडक्टेंस मेजरमेंट। कंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए मीन्स मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने इन सॉल्यूशंस का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे इनका सॉल्यूशन बना करके कंडक्टेंस एस्टिमेट किया, उसका मेजरमेंट किया, और इससे वो उन्होंने डिटरमाइन किया नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय द कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाएंगे इसके सॉल्यूशन में तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर कितने फर्निश हो रहे हैं उसको उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। तो जैसे उन्होंने देखा कि जो COCl3.6NH3 है, जब इसमें एक तरह से ये कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो यहाँ पर 1:3 इलेक्ट्रोलाइट उसका नाम दिया गया। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो 3 मोल ऑफ आयंस वहाँ पर हमें फर्निश हो जाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर वही है, सेम तरीके से रिजल्ट 3 क्लोरीन आयोनाइजेबल थे तो 3 के 3 क्लोराइड आयंस यहाँ पर फर्निश हो गए। इसी तरह से ये जो COCl3.5NH3 है, पर्पल कलर का कंपाउंड है, इसका सॉल्यूशन, इसको उन्होंने जो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसको 1:2 इलेक्ट्रोलाइट मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 2 मोल ऑफ यहाँ पर क्या दे रहा है, ये क्लोरीन दे रहा है। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने फर्निश हो रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। इसी तरह से इस वाले कंपाउंड जो कि 4NH3 वाला है, ग्रीन कलर का है, इसको 1:1 इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर इनको बोला गया, जो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया, और यहाँ पर 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस फर्निश होते हैं। तो यहाँ से उनको डिफरेंट तरह के कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ पता चली, उन्होंने उसको भी समराइज़ किया। और एक थर्ड जो प्रॉपर्टी थी जिसका उन्होंने यूज़ किया जनरली, उसके बारे में भी है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स, तो उन्होंने क्या किया कि बर्नर जो थे अटेम्प्टेड टू असाइन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बाय कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ नॉन आइसोमर्स। जो भी इनके आइसोमर्स थे, मतलब सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला वाले कंपाउंड्स थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले, उन सभी को क्या किया, अलग अलग तरीके से उनका स्ट्रक्चर असाइन किया गया। तो इसके बाद जो एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल उनकी स्टडी थी, बर्नर ने इन सभी को समराइज करके एक न्यू थ्योरी दी जिसे हम बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसके लिए उनको
नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो देखिए उसमें जो व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट देखें वर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी में, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल एटम एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कोई भी मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो दो तरह की वैलेंसी एग्जिबिट कर सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी नहीं भी हो सकती है कभी कभी किसी केस में। प्राइमरी मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। तो बाहर वाला कभी नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा ही पाई जाती है। और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, मीन्स वहाँ से आयोनाइज होकर के अपने अपने अलग अलग फ्री मतलब वैलेंसी है ये, तो आयोनाइज हो सकती है। एंड करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर, और ये ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने में हेल्प भी करती है। इसके द्वारा भी ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल एटम का। वहीं सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैलेंसी है उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, जिनको लिगेंड्स का नाम भी दिया गया है। ये नॉन आयोनाइजेबल है, मीन्स इस सेंट्रल एटम से अलग नहीं हो सकता है, उसके साथ में ही रहेगा। एंड करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और इससे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा हम उसकी ज्योमेट्री बता पाते हैं, शेप बता पाते हैं। यदि मान लीजिए टोटल लिगेंड्स मतलब या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप का हो जाएगा। तो इससे हम उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है। और ये सेकेंडरी वैलेंसी साथ में ऑक्सीडेशन नंबर में भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो इसके द्वारा दोनों ही पता वो ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट किया जाता है, और मेन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में। कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा ही ज्योमेट्री भी इसका शेप फिक्स होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है एवरी मेटल एटम हैज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। हर एक मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, मतलब 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 2 होगी, ये सभी फिक्स होता है। फिक्स वैलेंसी का मतलब है फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स फिक्स्ड शेप भी हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है इसका द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। जो मेटल एटम है वो सेटिस्फाई कर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से ही सेटिस्फाइड होता है। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो सिर्फ किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव आयंस के द्वारा। मीन्स प्राइमरी मीन्स आयोनाइजेबल जो पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयंस होंगे, कोई पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड आइदर बाय नेगेटिव आयंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पर या तो नेगेटिव आयंस होते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। नेगेटिव आयंस मीन्स जिन पर एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वे मॉलिक्यूल होंगे जिन पर विच हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, जहाँ पर डोनेट करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट था द सेकेंडरी वैलेंसीज जो है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, फिक्स पोजीशन में होती है। एंड दिस लीड्स टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इससे उसके डेफिनेट ज्योमेट्री हम बनाते हैं। जैसे यदि 4 है तो या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, 6 है तो हमेशा वो ऑक्टाहेड्रली लिगेंड्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं दे डिटरमाइन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वह किसी कॉम्प्लेक्स की स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स को डिटरमाइन करते हैं। जबकि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती हैं, तो वो नॉन डायरेक्शनल हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा एक फिक्स्ड शेप में होती है या पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही टेंड करती हैं। तो जो वर्नर थ्योरी थी इसके आधार पर उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे एक कंपाउंड यदि हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में COCl3.6NH3, ये कंपाउंड लिया गया और इसी के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ ये जो कोबाल्ट एमाइंस थे,
कोबाल्ट के मतलब एमाइंस हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको डिटरमाइन करने में हेल्प मिला। क्योंकि मेन इनके जो कंपाउंड्स थे उन्होंने कोबाल्ट को ही चूज़ किया था, कोबाल्ट के ही क्लोराइड और एमाइंस अमोनिया को रिएक्शन करा करके ये कंपाउंड बनाए थे। तो कोबाल्ट में देखिए, जो कोबाल्ट हैज़ ए प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी भी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी भी होगी। जैसे इन्होंने जब कोबाल्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से डिटरमाइन किया, तो प्राइमरी वैलेंसी को हम, ये जो प्राइमरी है, डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। ये सभी सॉलिड लाइंस हैं, NH3, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में सभी यहाँ पर किसको रखा गया, NH3 को। तो ये तो हो गया सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। और यहाँ पर जो 3 क्लोरीन हैं वो किसके रूप में बिहेव करते हैं, प्राइमरी, क्योंकि जब हमने इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया था तो इसमें 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन क्या हुआ, प्रेसिपिटेट के रूप में डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब है कि ये क्लोरीन तो आयोनाइजेबल पार्ट थे और आयोनाइजेबल होने के कारण इनको प्राइमरी वैलेंसी माना गया। तो इसके लिए उन्होंने इनको डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया कि ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो इसमें जैसे देखिए, ये जैसे एक क्लोराइड है, ये भी एक क्लोराइड है और ये एक क्लोराइड, तो डॉटेड लाइन वाले प्राइमरी वैलेंसी और ये सेकेंडरी वैलेंसी है। और बाद में इनको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है फार्मूला के रूप में जब लिखा गया तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। सेकेंडरी वैलेंसी को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं NH3 और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो बाहर जाएगी। तो इस कंपाउंड को इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसका यदि आप नेम देखेंगे तो नेम क्या हो जाएगा, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसमें से जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ यदि हम इसको क्या करते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, तो आयोनाइजेशन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये कंपाउंड को CONH3 6Cl3। इसको यदि आप आयोनाइज करते हैं सॉल्यूशन में तो CONH3 6, ये तो 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा, साथ में मतलब ये 1 मोल है प्लस 3 क्लोराइड आयन, तो 1 मोल आपको ये कंपाउंड मिलेगा, जबकि 3 मोल आपको यहाँ पर क्लोरीन मिल रहे हैं। मीन्स टोटल यदि नंबर ऑफ आयंस देखेंगे तो कितने आयंस हो जाएंगे, 4 मोल्स ऑफ आयंस। तो कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आयनाइज करने पर कितने मोल्स पॉजिटिव आयन मिलेंगे या कितने मोल्स नेगेटिव आयन मिलेंगे, तो ये भी आपको बनना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी को हम नेगेटिव आयन में ही जनरली दिखाते हैं, तो वो नेगेटिव आयन लेकर के जितने होंगे उतने अलग हो जाएंगे। जबकि ये टोटल कंपाउंड 1 मोल था, लेकिन इससे 1 मोल पॉजिटिव आयन और 3 मोल क्या मिले, नेगेटिव आयंस भी हमको यहाँ पर मिल गए। तो ये इन्होंने पहला स्ट्रक्चर था। इसी तरह से जो दूसरा कंपाउंड लिया COCl3.5NH3, उसको उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया, तो इस कंपाउंड में देखें जैसे COCl3.5NH3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी इसका एक्चुअल में 6 ही है, मतलब टोटल लिगेंड्स की संख्या 6 है। 5 तो वहाँ पर अमोनिया आ जाएंगे और 3 में से कोई एक क्लोरीन किसके रूप में होगा, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में होगा। लेकिन कौन सा क्लोरीन होगा ये भी हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर इस तरह से जो है दिया कोबाल्ट COCl3.5NH3 के लिए कि पहले 5 तो उन्होंने क्या किए, अमोनिया ही रख लिए। ये अमोनिया, ये 5 पोजीशंस पर अमोनिया हो गया और एक जगह पर क्लोरीन होगा। और अब 2 क्लोरीन बचे, ये तो हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, मीन्स ये तो फिक्स हो गई। अब 2 क्लोरीन थे, उन 2 क्लोरीन को प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा डिनोट कर दिया गया। लेकिन कौन से 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे और कौन सा एक क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा, ये तो फिक्स नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जिसके साथ सेकेंडरी था उसको भी उन्होंने प्राइमरी भी कर दिया, मीन्स दोनों तरीके से। अब ये हो गया कि ओनली प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ कोई 2 ही है, लेकिन कोई भी क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी शो कर सकता है 3 में से। ये कोई फिक्स नहीं है कि क्लोरीन फर्स्ट वाला कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन सा, हम ये फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर उन्होंने इन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए दिया।
और इसको जब यदि हम फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास कितना है, 6 प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी है, एक क्लोरीन है, 5 अमोनिया है। तो फार्मूला हो जाएगा COCl NH3 5। ये तो हो गया एक क्लोरीन अंदर और 2 क्लोरीन बाहर चले जाएंगे। मीन्स यदि आप इसका नाम लिखेंगे सब जगह पर कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर ही है। क्लोरिडो नहीं आएगा, पहले एमाइन आ जाएगा। कितने एमाइन है, 5। तो ये पेंटा एमाइन क्लोरिडो, ये फिर नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इस तरह से नेम हो जाएगा। +3 है ऑक्सीडेशन नंबर। अब यदि हम इसको आयोनाइज करते हैं इसी कंपाउंड को, तब किस तरह से आयोनाइज होता है ये आप पहले भी देख चुके हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ मतलब 2 क्लोराइड आयन 2 मोल ऑफ AgCl बनता था। तो ये COCl NH3 ये तो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, ये आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज तो होगा लेकिन यहाँ पर इस तरह से होगा, मीन्स ये पूरा 1 मोल ही हो जाएगा। और 2 क्लोरीन जो थे वो 2 क्लोराइड आयन के रूप में यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे 3 मोल। 1 मोल ऑफ COCl NH3 5 डाई पॉजिटिव एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। तो टोटल हो गए यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ आयन। इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। इसी तरह से दूसरा देखिए, ये था COCl3.4 NH3। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 6 है, मीन्स ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही बनाएगा। स्ट्रक्चर इसमें 4 तो अमोनिया हो जाएंगे जो प्राइमरी वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं। चारों अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में ही रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो निश्चित है ये तो प्राइमरी वैलेंसी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन्स ही आते हैं। अब 2 क्लोरीन और ऐसे हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये 2 क्लोरीन हो गया और एक कोई क्लोरीन क्या करेगा यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन कौन सा क्लोरीन होगा, इसलिए हर एक क्लोरीन को हमें प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, मतलब कोई भी 3 में से एक क्लोरीन ही प्राइमरी वैलेंसी शो कर पाएगा, लेकिन कौन सा होगा वो मालूम नहीं है। और कोई 2 क्लोरीन क्या होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं COCl2 NH3 होल 4, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी थी, एक ही प्राइमरी वैलेंसी है Cl। और यदि हम इसको आयोनाइज करते हैं तो COCl2 NH3 होल 4 1 पॉजिटिव आयन प्लस 1 क्लोराइड आयन, मीन्स टोटल 1 मोल ये मिलेगा आपको और 1 मोल ये मिल जाएगा। तो 2 मोल ही कंपाउंड मिलेंगे, 2 मोल ऑफ आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर उनके द्वारा डिटरमाइन किए गए। इससे मतलब 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट भी हो सकता है इसके द्वारा, यदि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर। इसी तरह से देखिए COCl3 डॉट जैसे 3NH3 है, तो उसमें भी उन्होंने 3NH3 वाले में किस तरह से हो जाएगा, इसके लिए देखें यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। अब 6 है मतलब कोई भी यहाँ पर ये प्राइमरी वैलेंसी नहीं बची, सभी के सभी क्या हो गए, सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो लेकिन अब नेगेटिव आयंस है, तो नेगेटिव आयंस क्या हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर उन्होंने किस तरह से दिया कि CO ये तो फिक्स है कि CO NH3 तो सिर्फ सेकेंडरी ही शो कर सकते हैं, NH3 लेकिन तीनों क्लोरीन भी कैसे हैं, सेकेंडरी हैं। ये भी सेकेंडरी वैलेंसी है, बट लेकिन क्या होता है कि जो नेगेटिव आयंस है वो प्राइमरी के रूप में भी जाता है और सेकेंडरी भी होता है। मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी तो दोनों के द्वारा सेटिस्फाइड हो जाती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ किसके द्वारा होती है, नेगेटिव आयंस। तो जो नेगेटिव आयंस है वहाँ पर डाउटफुल होता है कि ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी। लेकिन यदि सेकेंडरी है तो हम इसके साथ लगा तो सकते हैं, लेकिन यदि वो सेकेंडरी यदि फुलफ़िल कर रहा है तब उस केस में प्राइमरी वैलेंसी फुलफ़िल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर इसको प्राइमरी दिखाने का भी ये कारण है कि ऑक्सीडेशन नंबर तो डिटरमाइन दोनों के द्वारा ही होता है। और यदि मान लीजिए कि अमोनिया की संख्या बढ़ जाएगी तो ये नेगेटिव आयंस ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी में। और इसका यदि आप फॉर्मूला लिखते हैं तो COCl3 NH3
होल 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरह से आयोनाइज करेंगे, किसी भी तरह के कोई आयंस नहीं होंगे, मीन्स ये कंपाउंड आयोनाइज नहीं होगा। तो ये डज नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होने वाला, इसमें किसी भी तरह के हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने डिफरेंट तरह के इस तरह स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी था, 5, 6 भी था, 5 भी था, लेकिन उन्होंने ये जनरली कंपाउंड्स लिए कोबाल्ट के ही चूज़ किए थे शुरुआत में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कितने आयंस जनरेट होंगे, कितने आयंस मतलब फर्निश हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर कितने मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट मिल सकता है, ये सभी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब इसके आगे हम कुछ, ये तो था वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में और उनसे स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरली यही पूछा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे और कितना प्रेसिपिटेट, कितने मोल्स पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। तो ये आप सभी जान चुके हैं। हम दोबारा से फिर से थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम, उनको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे यहाँ पर किस तरह से लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह, राइट द फॉर्मूले ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमको फॉर्मूला लिखना है। जैसे फर्स्ट है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। तो यदि मान लीजिए कि इसके पहले यदि कोई मेटल एटम यदि है तो हम सबसे पहले उसी को ही लिखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम मतलब ये हो जाएगा के, कितना के है ये हम बाद में उसको फुलफिल कर लेंगे। फिर है टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। अब इसमें से जिंकेट है, जिंकेट मतलब सेंट्रल मेटल है जिंक, तो हम इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके किसको लिखेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम को, फिर लिखेंगे किनको, ये लिगेंड्स को। तो टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब 4 हाइड्रोक्सिल है और ऑक्सीडेशन नंबर है 2 ऑक्सीडेशन नंबर, एक हाइड्रोक्सिल पर चार्ज होता है -1, मतलब ये हो गया -4 और ये +1 है, तो -4 और +1 तो ये तो +3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 पोटेशियम थे, तो +2 और -4 ओवरऑल बच जाएगा हमारा -2 और इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +2। तो इस तरह से K2ZnOH का होल 4 ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, इस जो नेम दिया है उसके लिए फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसी तरह से सेकंड देखिए, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। सीधे सीधे लिगेंड से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि कोई यहाँ पर मेटल एटम उसके पहले नहीं है, तो सीधे हम पहले सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखेंगे कोबाल्ट, तो ये हो गया हमारा कोबाल्ट। इसके बाद है टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो, एक्वा भी है, क्लोरीन भी है और साथ में क्या है, एमीन भी है। तो चाहे तो आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो पाएगा। टेट्रा एमीन लिख दिए, 4 एमाइन हो गए, एक्वा है मीन्स एक वाटर भी है और एक क्लोरीन है क्लोरिडो, ये हो गया। फिर 3rd फिर क्लोरीन है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्लोरीन यहाँ पर था, एक ये मतलब -2, तो अभी लेकिन यहाँ पर 3rd नहीं होगा, ये तो +2 हो जाएगा। 3rd बनाना है तो यहाँ पर हमें 2 लगा देना पड़ेगा, तो ये होगा CONH3 होल 4 H2OCl, क्योंकि ना तो वाटर पर कोई ऑक्सीडेशन चार्ज होता ना अमोनिया पर, दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल हमें यहीं से ही उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके बाद 3rd देखें पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट 3rd। पोटेशियम है, इसके पहले सबसे पहले तो हम पोटेशियम को पोटेशियम ही लिख देंगे। फिर एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट मतलब एक तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तभी यहाँ पर 8 लगा हुआ है, इसमें भी जिंकेट में भी है, इसलिए ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ कोबाल्ट है तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये कैटायनिक होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, जहाँ 0 होगा वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनेट का एल्यूमिनियम रख दिया। ट्राई ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेट मतलब C2O4, ये 3 है और एक उसका ऑक्जिलेट बार होता है चार्ज -2, मतलब 3 पर कितने हो जाएंगे, -6, जबकि एल्यूमिनियम पर तो 3rd ही है, तो -6 को बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 3 क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम रखना पड़ेगा, अभी हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम पर ऑक्सीडेशन नंबर 3। और ये भी एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है,
इसके अलावा इसमें यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यदि इन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर भी थोड़ा देखते जाएं, 4 लिगेंड्स है, मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इस वाले का यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर यदि फाइंड करते हैं तो 4, 5 और 6, क्योंकि सभी के सभी मोनोडेंटेट हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 लिगेंड्स हैं, लेकिन एक ऑक्सिलेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि टोटल लिगेंड्स की संख्या यहाँ पर 6 ही मानी जाएगी, मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहलाएगा। भले लिगेंड्स की संख्या यहाँ 3 दिखाई दे रही है, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट देखिए, डाइक्लोरिडो बिस, इथेन 1,2 डाईएमाइन, कोबाल्ट 3rd आयन। यहाँ पर भी कोई मेटल नहीं है तो सीधे कोबाल्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हो गया कोबाल्ट। इसके बाद डाइक्लोरिडो, 2 क्लोरीन लगा दिए। फिर है इथेन 1,2 डाईएमाइन, तो ये CH3 CH2 NH2 बिस, मतलब ये 2 है। और इसके बाद यहाँ पर आयन भी है, मतलब 2 क्लोरीन है -2, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो एक हमें कौन सा चार्ज देना पड़ेगा, प्लस का 1 देना पड़ेगा, मतलब प्लस बस लिख देने से हो जाएगा ये। तब भैया हम आयन लगा सकते हैं, वहाँ पर चार्ज होगा तभी वो आयन कहलाएगा। या फिर इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखना है, क्योंकि इथेन 1,2 डाईएमाइन इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं EN। बिस है मतलब 2 हो जाएंगे। तो जनरली इसी तरह से ही लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि फार्मूला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखे, फार्मूला सिंपल दिखने लग जाए। नेक्स्ट है टेट्रा कार्बोन, हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6, क्योंकि ये बाइडेंटेट है तो 2 2 4 हो जाएंगे, और 2 क्लोरीन मोनोडेंटेट है। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट देखें, टेट्रा कार्बोनिल निकिल है, टेट्रा कार्बोनिल है, NiCO4, कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, 0 है, तो सीधे NiCO4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप नेम से क्या बना सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब फॉर्मूला दिया गया है तो नेम कैसे लिखना है ऑलरेडी आप पहले भी देख चुके हैं, फिर देखिए 2-3 के एग्जाम्पल्स। तो इनका जैसे नेम देखिए, COCl2En होल ट्वाइस Cl, ऑक्सीडेशन नंबर -1 मतलब -2, ये तो 0 होता है, ये -1, तो टोटल हो जाएगा -3, मीन्स X = निकल आएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। अब इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, कोई भी, क्योंकि यहाँ पर है नहीं है। एक तो है कौन से, इथाइलिन डाईएमीन या इथेन 1,2 डाईएमीन, तो ई से होता है, और दूसरे हैं क्लोरीन मीन्स क्लोरिडो, तो C से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरिडो, तो ये हो जाएगा डाईक्लोरिडो, 2 है, क्योंकि ये भी मतलब कितने हैं, 2 हैं, और इसके इथेन 1,2 डाई, ऑलरेडी अंदर में डाई लगा है, तब 2 मॉलिक्यूल को किसके द्वारा लिखेंगे, यहाँ पर बिस लगाएंगे, और इस तरह से लिख देंगे ये इथेन 1,2 डाईएमाइन, फिर कोबाल्ट, क्योंकि अंदर में -2 और इस पर +3, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, और ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। बाहर में एक क्लोरीन लगा हुआ है जिसका नाम लिख देंगे क्लोराइड, तो डाईक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एक प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस ClNO2, तो इसके लिए भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर यदि कैलकुलेट करेंगे, ये तो 0 है, -1 और ये भी -1, इसका मतलब है कि टोटल हो जाएगा -2, और प्लेटिनम पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वह कैलकुलेट करने पर आ जाएगा ये +2। अब एमाइन भी है, क्लोरिडो है, नाइट्रिटो है, सबसे पहले लिखा जाएगा एमाइन, तो ये डाई है, डाईएमाइन, क्लोरिडो, कोई स्पेस नहीं देना है। अब नाइट्रिटो N लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट N, यदि ONO लिखते फॉर्मूला तो नाइट्रिटो O, नाइट्रिटो N प्लेटिनम, क्योंकि यहाँ पर +2 है, ये -2, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब टोटल ओवरऑल चार्ज 0, मीन्स एक तरह से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही रखा जाएगा, प्लेटिनम 2nd।
ये इसके लिए करेक्ट नाम हो जाएगा प्लेटिनम सेकंड। नेक्स्ट देखें CONH3 CO3। CO3 मीन्स यहाँ पर ये कार्बोनेट है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का होगा, CO3 मतलब -2 चार्ज और ये -1, तो -3 मीन्स कोबाल्ट पर यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। और नेम क्या आ जाएगा इसका, पहले एमाइन ही आएगा, लेकिन कितने हैं यहाँ पर 5 हैं, तो पेंटा एमाइन, फिर आएगा कार्बोनेट और देखिए +3 और ये -2, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में एक क्लोरीन है तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट HgCOSCN4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर, पहले तो इसका +1, मरकरी जनरली +1 पर रहता है नॉर्मल वे में, X और -1 है साइनाइड का × 4 = 0, मीन्स X = हो जाएगा +3। तो कोबाल्ट यहाँ पर भी +3 है। नेम हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे मरकरी, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है। मरकरी 4 है तो ये टेट्रा थायोसाइनेटो है। कोबाल्ट +3 और बाहर में है वो अंदर में एक है +3, जबकि वहाँ पर है -4। तब हम सिर्फ कोबाल्ट ही नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में 8 लगा करके इसको ख़त्म करते हैं, कोबाल्टेट ये हो जाएगा, कोबाल्टेट थर्ड। कोई चार्ज नहीं है इसलिए कहीं पर भी आयन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो कोबाल्टेट लिखेंगे इसके लिए कोबाल्ट की जगह पर, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आया है। तो ये इनके लिए इस तरह से नेमिंग करते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन थोड़ा और देखें, तो यहाँ देखिए राइट द करेक्ट फार्मूला फॉर फॉलोइंग, इनके लिए करेक्ट फार्मूला लिखना है। तो देखिए तीनों में फार्मूला तो सेम दिख रहा है, लेकिन जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट में CrCl3.6H2O, लेकिन इसका कलर है वायलेट विद 3 क्लोराइड आयंस पर यूनिट फार्मूला। इसका मतलब है कि यहाँ से 3 क्लोराइड आयंस जो है बाहर निकल सकते हैं 1 मोल फार्मूला से। दूसरे में है CrCl3.6H2O, इसका है लाइट ग्रीन कलर विथ 2 क्लोराइड आयंस पर यूनिट फार्मूला। यहाँ से 2 ही क्लोरीन मतलब जो है फ्री हो सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी के रूप में 2 क्लोरीन है। थर्ड में है CrCl3.6H2O, यहाँ डार्क ग्रीन कलर है विद 1 क्लोराइड आयंस पर यूनिट फार्मूला। एक फार्मूला से 1 ही क्लोराइड आयन बाहर निकल सकता है, इसका मतलब है कि यहाँ से तीनों क्लोरीन बाहर निकल सकते हैं। तो अंदर में सिर्फ और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में कौन है, वाटर है, तो ये और Cl3 बाहर ही रहेगा। तो ये हो गया इसके लिए। इसमें 2 क्लोराइड आयंस को हम बाहर रखेंगे तो CrCl, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 5 ही आ सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन बाहर और 1 वाटर मॉलिक्यूल भी रहेगा ये बाहर। तो इसके लिए करेक्ट फार्मूला ये हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर लगभग इन सभी का 6 ही रखना है। यहाँ सिर्फ 1 ही क्लोरीन बाहर है, मीन्स CrCl2, तो वाटर कितने रहेंगे यहाँ पर 4, और ये Cl.2H2O, तब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 बाहर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से इनका ये करेक्ट फार्मूला हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, उसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है और उन्हीं में से आपको जो है देख करके ये करेक्ट उनके फार्मूला लिखना पड़ता है। तो अभी आपने शायद इसमें नेम वगैरह सभी सीख लिए होंगे कि नेमिंग किस तरह से करना है, फार्मूला कैसे लिखना है, कैसे उनको फार्मूला बना सकते हैं यदि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और साथ में आपने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से भी पढ़ा, इसमें क्या क्या उन्होंने बातें बताई, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी और कहाँ पर क्या होगा। इसके बाद हम इनके और भी आगे थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो सभी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।